हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्टिक्स। साथियों, आखिर वही हुआ जिसका डर दुनिया को सता रहा था। फिर काला सागर अनाज समझौता। दोस्तों, सीधे हम चलते हैं विषय वस्तु पे। ग्रीन ट्रीटी से रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों, रूस ने क्यों अलग किया है? काला समझौता, काला सागर अनाज समझौता क्या है और दुनिया पर इसको क्यों किया कि ये समझौता क्यों हुआ था और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसे लेकर के दुनिया के जो बड़े राजनेता हैं, दुनिया के जो बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही रोचक है और आने वाले समय में दुनिया को ये प्रभावित करने वाला विषय है, इसलिए इसे हमें जरूर जानना चाहिए। साथियों, ये सोमवार की बात है। रूस ने काला सागर अनाज समझौते से खुद को अलग कर लिया है और उसने ये कहा है कि इसकी सूचना तुर्की को, यूक्रेन को और संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया है। अचानक इस समझौते से रूस हट गया है और इसका मतलब ये है कि वर्ष 2022 में, पहले हम बात करते हैं फरवरी की, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद रूसी सेना ने काला सागर के तट पर यूक्रेन में बसे यूक्रेन के बंदरगाहों को घेर लिया था। उसने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी थी, जिस कारण यूक्रेन के बंदरगाहों पे यूक्रेन का लगभग 2 करोड़ टन अनाज वहीं जाम हो गया था। और इस जाम होने से क्या हुआ कि दुनिया के कई देशों में अनाज की कीमत, खासकर गेहूं की कीमत बढ़ गई और यहाँ तक कि भुखमरी की नौबत आ गई थी। तो इसको फिर से, इस सप्लाई चेन को फिर से चालू करने के लिए रूस को राजी किया गया था कि आप लड़ाई यूक्रेन से बेशक लड़ते रहो, लेकिन एक ऐसा सुरक्षित गलियारा दो जिसके तहत यूक्रेन का अनाज दुनिया के उन देशों तक जा सके जहां इसकी जरूरत है, खासकर अफ्रीका के देशों में, सोमालिया, इथियोपिया, मिस्र जैसे देशों में उस अनाज को पहुंचाया जा सके। तो उसके बाद ये समझौता हुआ था। इसमें तुर्की ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस समझौते में अपनी पूरी मदद की थी। और फिर जुलाई 2022 से ये समझौता अस्तित्व में आया था और फिर अनाज की किल्लत धीरे धीरे कम हुआ था। दोस्तों, उसी समझौते को रूस ने अचानक खारिज कर दिया। अब हमने आपको बता दिया कि इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी थी। आपको जो अफ्रीकन देश, खासकर दुनिया को देशों को अनाज पहुंचाने के लिए, गेहूं पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी थी। और आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो इसलिए ये समझौता किया गया था। जुलाई 2022 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। और जब ये जुलाई 2022 में एग्जीक्यूट किया गया तो उसके बाद 3 बार ये समझौता रिन्यू हुआ था। काला सागर अनाज समझौता सबसे पहले 120 दिनों के लिए किया गया था जुलाई 2022 में, 120 यानी 4 महीने के लिए। और रूस ने कहा था कि 4 महीने में हम देखेंगे कि कहीं इस अनाज की आड़ में पानी के जहाज से कहीं यूक्रेन को अनाज के बदले में पश्चिमी देश, यानी जिसको आप नेटो कंट्री कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्री कह सकते हैं, रूस ने ये कहा था कि ऐसा न हो कि यूक्रेन को इस जहाज की मदद से हथियारों की सप्लाई हो। इसलिए उसने ये शर्त रखी थी कि सभी जहाजों की चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। और इस शर्त के साथ 120 दिन के लिए ये समझौता हुआ था। फिर नवंबर 2022 में इसको 120 एडिशनल डेज के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। क्योंकि थोड़ा मानवीय पहलू था, रूस भी चाहता था कि पूरी दुनिया में वो विलेन की तरह साबित ना हो, उसे खलनायक न दिखाया जाए। इसलिए उसने यूक्रेन को अनाज के निर्यात की
छूट दी थी। तो फिर नवंबर 2022 में इसको 120 दिन के लिए बढ़ाया गया था। फिर मार्च 2023 में समझौते को रिन्यू करने की बात आई, तो इस बार रूस ने सिर्फ 2 महीने के लिए इसको बढ़ाया, अप्रैल और मई के लिए। फिर 17 मई को फिर दोबारा 60 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया और 17 जुलाई को ये मियाद खत्म हो गई। यानी जो अनाज समझौते की जो रूस की ओर से जो शर्त थी वो 17 जुलाई को खत्म हो गया और उसके बाद रूस ने अचानक ये जो है समझौते को उसने विड्रॉ कर लिया है कि हम इसको आगे जारी नहीं रखेंगे। अब सवाल ये है कि इस समझौते से रूस पीछे क्यों हटा है, जबकि जब उसने ये समझौता किया था तो सिर्फ उसके दिमाग में इतनी सी बात थी कि रूस को जो है दुनिया में खलनायक घोषित न किया जाए और दुनिया की तमाम देशों की सहानुभूति यूक्रेन के साथ न चला जाए, इसलिए रूस ने समझौते को किया था। अब उसने खारिज क्यों किया, क्यों उसने विड्रॉ किया है, तो इसको समझते हैं। यूएस और तुर्की की यूएनओ और तुर्की की मस्ता के बावजूद रूस इस समझौते से इसलिए पीछे हटा है कि रूस पर पश्चिमी देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस को क्या हो रहा है कि जो उसका अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो निर्यात करने में परेशानी होती है। और दूसरी दिक्कत क्या है, उसके जो एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं उसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी रूस को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं से आयात निर्यात नहीं कर सकता किसी देश के साथ, चीन को छोड़ करके। तो इसलिए वो भी अंदर खाने, तो इसलिए रूस को एक तो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो बेच नहीं पा रहा है दूसरे देशों को, दूसरा ये कि वो जो है अपने एग्रीकल्चर मशीनरीज के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद पा रहा है। तो इसलिए रूस को लगा कि जब इस समझौते से हमें कोई दिक्कत, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसको क्यों जारी रखें। और तीसरा सबसे बड़ा यह है कि रूस चाहता है कि उसका जो एग्रीकल्चर बैंक है उसको स्विफ्ट पे मान्यता दी जाए, ताकि दुनिया के तमाम देशों के साथ वो प्रतिद्वंदिता कर सके, जो 2014 के बाद उससे ले लिया गया था। तो इन सभी वजह से रूस ने ये समझौता खारिज किया है और 13 जुलाई को इसकी मंशा पुतिन ने जता दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था मॉस्को में कि हम इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बार बार हमने सद्भावना दिखाई, लेकिन अब बहुत हो गया है। रूस ने यह भी तर्क दिया था कि वह इस समझौते के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा निर्धारित करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन यूक्रेन उच्च मध्यम आय वाले देशों को ही खाद्यान्न रूस ने ये कहा था कि हमने जो ये समझौता किया था वो इसलिए ताकि गरीब देशों में अनाज की किल्लत न हो। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ भुखमरी की नौबत है, जिसमें सोमालिया है, सूडान है, इथोपिया है। तो रूस का कहना था कि हमने इसलिए अनाज की सप्लाई चेन को शुरू करने की इजाज़त दी थी ताकि उन गरीब देशों तक पहुंचा जा सके। लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, पैसा बनाने के लिए उसने उन देशों को अनाज बेचा जिनके पास पैसे हैं, यानी उच्च और मध्यम आय वाले देशों को उसने अनाज निर्यात किया है। इसलिए इस समझौते को हमने रद्द किया है। दोस्तों, ये है यूक्रेन का तर्क, लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि इस रूस के इस फैसले के बाद दुनिया के देशों पर इसका क्या असर होने वाला है और इसका जो है क्या असर होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के तमाम राजनेता इस पर क्या सोचते हैं। बहरहाल जो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रेसेप तय्यप एर्दोआन, उनकी पहल पे ही उन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ये जो अनाज समझौता है उसको जारी करने में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि वो पुतिन को मना लेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन इस समझौते को बरकरार रखना चाहते हैं और अगले महीने जब वो उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे तो समझौते को फिर से लागू करने की चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि पुतिन
और अर्धवन मिलते रहते हैं, तो उनको उम्मीद है कि ऐसा होगा। अब दूसरी बात यह है कि ये तो हमने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब सवाल है कि इस पे दुनिया के देशों की क्या प्रतिक्रिया है। बहरहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि हम अनाज का निर्यात करते रहना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि ये समझौता एक जैसे दो समझौते पर आधारित है, जिसमें एक पर यूक्रेन ने, दूसरे पर रूस ने हस्ताक्षर किए हैं। रूस के समझौता से पीछे हटने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। जहाज़ों का संचालन करने वाली कंपनियों ने हमसे बात की है, वो अनाज का परिवहन जारी रखने के लिए तैयार हैं। और ज़ेलेंस्की ने कहा है अगर यूक्रेन उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है और तुर्की उन्हें रास्ते से गुजरने देता है, तो अनाज का जो सप्लाई है वो पहले की तरह जारी रहेगा। यानी उनको उम्मीद है कि रूस ने विड्रॉ करने के बाद भी तुर्की की मदद से अनाज की जो सप्लाई है वो चलती रहेगी। अब देखना है कि आगे जाकर के ये क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस पर वैश्विक नेताओं ने क्या कहा है वो भी जानना जरूरी है। दोस्तों, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेथेन ने रूस के इस कदम को पागलपन कहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इसे क्रूरता और बर्बरता कहा है। वहीं विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख गोजी ओकोंजो इवियेला ने कहा है कि काले सागर के जरिए अनाज, खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर के परिवहन का समझौता दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के दामों की स्थिरता के लिए बेहद अहम था। उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्मीद करनी चाहिए कि रूस इस समझौते से पीछे हटने के बारे में पुनर्विचार करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस के निर्णय की वजह से जो मानवीय संकट पैदा होगा, संगठन उसके समाधान निकालने की कोशिश करेगा। गुटेरेस ने यह भी कहा है कि भूखी और दुखी दुनिया में बहुत कुछ दांव पे लग गया है। अब रूस का फैसला, ये बात भी जानने लायक है कि रूस का फैसला क्राइमिया पुल पर हमले के कुछ देर बाद ही आया। इस हमले में 2 नारियों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को रूस ने जब ये फैसला लिया, उससे चंद घंटे पहले रूस को और क्रीमिया जिसको रूस ने यूक्रेन के कब्जे से जीत लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, उसको जोड़ने वाला एक पुल है जिससे रूसी सेना को, जो यूक्रेन में लड़ रही है रूसी सेना, उसको रसद की सप्लाई होती है। उस पुल को एक धमाके से उड़ा दिया गया था और उसके बाद ये रूस ने अचानक इस फैसले को यानी समझौते को रद्द करने की घोषणा की। हालांकि कहा जाता है रूस ने पहले ही जता दिया था कि हमें इस फैसले से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम इसको जो है रोक रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये तो रूस जाने, लेकिन ऐसा हुआ है। दोस्तों, अब हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि हम इसको, अगर चीज़ें हमारे पक्ष में हुई और अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दूसरी तरफ से मिलता है तो हम इसको समझौते को फिर से लागू कर सकते हैं। अब ये जानना हमारे लिए थोड़ा सा, इसको विस्तार से जानते हैं कि रूस ने ऐसा क्यों किया, समझौते से बाहर क्यों आया है। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने इस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ रीच आउटरेज के मुताबिक समझौते के बाहर आना रूस की रणनीति का हिस्सा है। रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में राहत चाहता है। रूस मानवीय उपायों को उन निर्यातों पर सशर्त बनाता है जो उसके सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक हितों को पूरा कर सके। रूस चाहता है कि उसके कृषि बैंक, जो मैंने पहले भी कहा था आपको, रोसेखलोज बैंक को स्विफ्ट, दुनिया भर में बैंकों के बीच लेन देन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था में फिर से शामिल किया जाए। इसके अलावा रूस अपनी कृषि मशीनरी के लिए भी जो है आयात में छूट चाहता है। तो ये है दोस्तों रूस की तकलीफ, रूस की दिक्कत, इसलिए उसने इस समझौते से विड्रॉ किया है। अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा दुनिया पर। दोस्तों,
रूस के इस समझौते से पीछे हटने से अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों और खाद्य व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस समझौते के बाद यूक्रेन 3 करोड़ टन गेहूं का निर्यात, इस समझौते के बाद जब जुलाई से ये शुरू हुआ था तो यूक्रेन ने अब तक 3 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया है। इससे जो है कोरोना यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक आपूर्ति चेन में जो अवरोध आया था उसमें कीमतों में स्थिरता आई थी। हालांकि बावजूद स्थिति नाजुक बनी हुई थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है। कृषि संस्थाओं का खाद्य पदार्थ सूचकांक मार्च 2022 में, यानी क्रीमिया यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 160 था। जब जुलाई 2022 में ये सप्लाई चेन शुरू हुआ था तो 122 घटकर हो गया था। और पहले की तुलना करें, जून 2020 से पहले की तुलना करें तो ये 93 पर था। यानी कीमतों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन फिर भी स्थिति खराब थी। अब देखा जाए कि कई देश में कीमतें महंगाई ज़्यादा है। जिम्बाब्वे में 80% है, मिस्र में 30%, लाओस में 14%। ये इसलिए कि अनाज की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है क्रीमिया रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के। अगर रूस इस समझौते को फिर से लागू नहीं करता है तो दुनिया में दोबारा इसकी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर से समझौता लागू हो जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं संजय झा आप सभी को अभिवादन करता हूं और इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें कुछ हमने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं ताकि आपको विषय वस्तु आसानी से समझ सके। दोस्तों, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।